आज सुना रहा हूँ डिटेक्टिव रावण का भाग 3। ये जो तुम बात बता रहे हो ना, ये बहुत पुरानी बात। और अभी मैंने बताया तुम्हें कि हम फैमिली फंक्शन में मिल चुके। हमारे बीच बिजनेस को लेकर कुछ मनमुटाव जरूर हुआ था, पर वो 20 साल पुरानी बात है। त्रिभुवन जी ने सारी बातें क्लियर की। शायद आपको एक बात पता नहीं है सर, जिस दिन राशिका गायब हुई है उसके अगले दिन से ऋषभ का भी कोई पता नहीं चल रहा है और उनके पास भी कोई एक्सटेंशन कॉल नहीं आया। राव ने अपनी सारी बातें त्रिभुवन के सामने रख दी। क्या? रावण की बात सुनकर त्रिभुवन का मुंह खुला का खुला रह गया। अब आगे, अभी मैं आपसे अगले 3 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं जा रहा हूं गोवा, और उसके बाद मैं आपकी बेटी को आपके सामने पेश कर दूंगा सर। रावण ने त्रिभुवन जी से कहा। गोवा? लेकिन क्यों? त्रिभुवन जी ने सवाल किया। क्योंकि मुझे उम्मीद है ये दोनों प्लान करके गोवा गए हैं। आप चिंता ना करो, आपकी बेटी 3 दिन के बाद आपके पास होगी। राव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कही। राव ने ऑनलाइन ट्रेन का रिजर्वेशन किया। टिकट की कॉपी त्रिभुवन जी को व्हाट्सएप कर दी। अब तो त्रिभुवन जी को लगने लगा था कि उन्होंने गलत इंसान को काम सौंप दिया है। 3 दिन गुजर चुके थे पर रावण का कोई फोन नहीं आया, ना ही कोई मैसेज। अचानक टेबल पर रखा त्रिभुवन जी का फोन बज उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? त्रिभुवन जी ने फोन उठाकर पूछा। ये जान पहचान बाद में कर लेंगे अपन, अभी मतलब की बात करता है अपन। सामने वाले ने जवाब में त्रिभुवन जी से रूखे शब्दों में कहा। कौन हो तुम? और ये बदतमीजी, जानते हो ना तुमने किसको कॉल किया है? त्रिभुवन जी ने गरजते लहजे में कहा। तेरा बाप बोल रही है और इस वक्त मेरी पोती यानी तेरी बेटी अपन के कब्जे में है। अभी अगर इसको जिंदा देखने को मांगता तो पैसे का बंदोबस्त कर लेना, नहीं तो पोती अपने दादा के साथ रहेंगे। इतना बोलकर सामने वाला बेहताशा हंसने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? त्रिभुवन जी ने घबराहट में पूछा। बकवास नहीं कर रहा अपन, ले तेरी बेटी से बात कर। पापा प्लीज पापा, मुझे बचा लो पापा। इन लोगों ने मुझे पता नहीं कहाँ कई दिनों से बांध के रखा है पापा। हो गई तसल्ली? सुन ली आवाज? अभी 10 खोखे का बंदोबस्त कर ले, अपन फिर से कॉल करेंगे। हाँ, पुलिस को बताने की होशियारी मत करना वरना अपन। सामने वाले ने त्रिभुवन जी को धमकी देते हुए कहा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो हेलो हेलो। त्रिभुवन जी की बात पूरी होने से पहले किडनैपर ने फोन रख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? राशिका किडनैप कैसे हो सकती? पर फोन पर आवाज तो राशिका की थी। ये डिटेक्टिव रावण क्या कर रहा है? उसकी कुछ खबर तक नहीं है। खुद से बातें किए जा रहे थे त्रिभुवन जी, तभी एक बार फिर फोन बज उठा। हेलो त्रिभुवन जी। त्रिभुवन जी के फोन उठाते ही इंस्पेक्टर प्रदीप ने कहा। हेलो इंस्पेक्टर, बताइए। त्रिभुवन जी ने सवाल किया। हेलो, हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। आप चिंता ना करें, हम उस आदमी को ट्रेस कर लेंगे। जल्द ही आपके बेटे को सही सलामत आपके पास ले आएंगे। इंस्पेक्टर रावत ने त्रिभुवन जी को तसल्ली देते हुए कहा। जी इंस्पेक्टर, कहकर त्रिभुवन जी ने सामने वाले का फोन रख दिया। काफी देर तक त्रिभुवन जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो घबराहट की वजह से हॉल में घूमे जा रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। त्रिभुवन जी अभी तक कश्मकश में थे कि तभी एक बार फिर इंस्पेक्टर रावत का फोन फिर आया। त्रिभुवन जी, बार बार तकलीफ देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये जिसने आपको अभी कॉल किया था ना, वो पैसे के लिए वो बहुत ज़्यादा चालाक है सर। इंस्पेक्टर रावत ने त्रिभुवन जी के सामने माफी मांगते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? त्रिभुवन जी ने सवाल किया। वो ये कॉल किसी फ़ोन से नहीं बल्कि किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से करा है सर, जिससे आपकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, उसे पकड़ कर ही दम लेंगे सर। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी सही सलामत घर पहुंच जाएगी। जी शुक्रिया इंस्पेक्टर, त्रिभुवन जी ने जवाब दिया। अगली बार जब ये कॉल आए तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी लंबी बात करिएगा।
इंस्पेक्टर रावत ने आग्रह करते हुए कहा। ठीक है इंस्पेक्टर, कहकर त्रिभुवन जी ने फोन कट कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या कहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं। कैसा माजरा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे इस माजरे की सच्चाई का पता लगाया जाए। डिटेक्टिव रावण को ही फोन करता हूँ। कहकर त्रिभुवन जी ने जेब से दूसरा फोन निकाला और रावण का नंबर डायल किया। पूरी बेल जाने के बाद भी रावण ने फोन रिसीव नहीं किया। ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अब फोन भी नहीं उठा रहा है। त्रिभुवन जी परेशान होकर अभी भी हॉल में चहलकदमी करते जा रहे थे। तकरीबन 30 मिनट बीत चुके थे। त्रिभुवन जी की परेशानी कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। ऐसे ही चलने के बावजूद त्रिभुवन जी के पसीने छूट चुके थे। अचानक त्रिभुवन जी का दूसरा फोन बज उठा। त्रिभुवन जी ने फोन देखा तो डिटेक्टिव रावण का कॉल था। हेलो डिटेक्टिव, कहाँ गायब हो गया तुम? 3 दिन का बोला था और आज चौथा दिन है, फिर तुम्हारा भी कोई पता नहीं चल रहा है। त्रिभुवन जी ने सवालों की बौछार लगा दी। सॉरी, मैं उस समय फ़ोन नहीं उठा पाया। पर आप इतने परेशान क्यों हो? आज मैं आपको खुद फ़ोन करके आपको अपडेट देने वाला था। रावण ने त्रिभुवन जी की आवाज़ से उनकी परेशानी समझ ली। आज किसी का फ़ोन आया था, उसने बताया कि राशिका को उसने किडनैप कर रखा है, 10 खोखे की मांग की है। उसने राशिका से बात भी कराई है। त्रिभुवन जी ने अपनी परेशानी का सार बताया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर कोई आपके साथ मजाक कर रहा है या पैसे हटने की चाल चल रहा है सर। रावण ने विश्वास के साथ त्रिभुवन जी की बात का खंडन किया। इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? त्रिभुवन जी ने अचंभे में आकर पूछा। क्योंकि मैंने यहाँ गोवा में राशिका और ऋषभ को एक साथ रिसोर्ट में देखा है सर। इससे पहले मैं उन तक पहुँच पाता वो दोनों गायब हो चुके थे। रावण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? असंभव है। इतना कहकर त्रिभुवन जी ने फोन रख दिया। अब त्रिभुवन जी के चेहरे पर और ज्यादा परेशानी थी। आखिर क्या था त्रिभुवन जी की परेशानी की असली वजह? जानने के लिए सुनते रहिए इस रोमांस सफर को। मिलता हूं अगले भाग में डिटेक्टिव रावण के।